तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। हमारा जो ये 2000 वाली जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो 2000 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं ना, 40 पार्ट्स इसके मैंने अपलोड कर दिए हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो हो चुके हैं बाकी, लेकिन अभी बहुत सारे एमसीक्यूज जो मुझे इसमें और भी ऐड करने हैं ना। तो इसमें पर सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है HAP के 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन HAP के इस सीरीज़ में हमने, जो कि हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तो ये HAP का जो है 5th नंबर का पार्ट है, ओके बच्चों। तो इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस 201 से 250 तक HAP के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बच्चों वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करे हैं। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी हम लोग करते हैं, है ना, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियोस यूज़फुल रहते हैं बच्चों। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, स्टेट का है चाहे सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को पता है, आप लोगों की अपनी ऐप FarmMCQ ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, ओके बच्चों। तो अभी यहाँ पर देख लो कैसे क्या क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। द कंडीशन इन विच टेस्टिस डू नॉट डिसेंड इनटू स्क्रोटम, इसे क्या कहा जाएगा इस कंडीशन को? तो कह रहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, ओर्चाइटिस होगा, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस है, क्रिप्टोर्किडिज्म। तो इसे कहा क्या कहेंगे? ऑप्शन 4 कहेंगे, क्रिप्टोर्किडिज्म कहेंगे, ओके। नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का सिक्रेशन स्टिमुलेट कराना है बच्चों, मिल्क का सिक्रेशन को स्टिमुलेट कराएगा कौन सा हार्मोन? भाई एस्ट्रोजन दे रखा है तुम्हें, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भाई वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कराए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का है ना। और ये ग्रोथ हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी का ही होता है, प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी का होता है। लेकिन मिल्क के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कौन कराएगा? तुम्हारा प्रोलैक्टिन कराएगा बच्चों, जो तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है, ओके। विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना। हार्ट में हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो हार्ट की वॉल होती है ना, तो कौन सी वॉल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। तो एंडोकार्डियम दे रखा है जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है, एपिकार्डियम जो आउटर मोस्ट होती है, मायोकार्डियम जो कि एम से मायो, एम से मिडिल, बीच वाली जो होती है ना, या पेरिकार्डियम जो कि ये पूरी मतलब कि हार्ट को अपने अंदर मतलब एक तरीके से, जैसे जैसे मान लो आपका जो हार्ट है ना, तो इसमें आपकी हो गई बाहर एपिकार्डियम, है ना, और बीच में मायोकार्डियम, अंदर एंडोकार्डियम। तो इसके बिल्कुल सारा ऐसे बाहर ये आपका पेरिकार्डियम होगा, बिल्कुल बाहर, ओके, जिसने ऐसे हार्ट को एनक्लोज करके रखा है ना। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें ये बात करनी है, तो ये हमारी मायोकार्डियम जो कि मिडल वाली होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है। मायोकार्डियम बच्चों थिक होती है, मस्कुलर मिडल लेयर होती है हार्ट की, ओके बच्चों। दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स होती है, इनमें कार्डियोमायोसाइट्स होती है। रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, दैट एनेबल हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी थिकनेस वेरीज करती है डिफरेंट चैम्बर्स में, विद द लेफ्ट वेंट्रिकल हैविंग द थिकेस्ट, सबसे मोटी वॉल हमने पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, क्योंकि उसको पूरी की पूरी बॉडी को हार्ट की ब्लड की सप्लाई करनी होती है ना। थिकेस्ट मायोकार्डियम हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, टू जनरेट एनफ फोर्स टू पंप ब्लड टू द एंटायर सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन एक्सक्रीशन, तो भाई एल्डोस्टेरोन के रोल पे ना अभी रिसेंटली क्वेश्चन कई एग्जाम में बन चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एल्डोस्टेरोन जो होता है ना। तो इसका रोल देखो, पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा, ये एक्सक्रीशन करा देगा पोटाशियम का। क्लोराइड एलिमिनेशन, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एलिमिनेशन नहीं कराता, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, जिससे कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओके बच्चों। तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा तुम्हारा एल्डोस्टेरोन जो होता है। एल्डोस्टेरोन हमारा जो हार्मोन, प्राइमरीली इसका फंक्शन क्या है? रीअब्जॉर्प्शन कराना सोडियम का किडनी में, जिससे क्या होगा? रिटेंशन होगा सोडियम एंड वाटर का इन द बॉडी, और ऑल्सो कॉजिंग
एक्सक्रीशन, पोटाशियम का एक्सक्रीशन भी ये करा देता है तुम्हारा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक्ट करेगा बच्चों? रीनल ट्यूब्यूल्स की सेल्स पे जाके एक्ट करता है। स्पेशली कौन सी सेल्स? तुम्हारा डीसीटी जो होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे काम करता है ये, और वहां पर सोडियम को तुम्हारा रीअब्जॉर्ब करा रहा होता है, इंक्रीज कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द यूरिन बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, वाटर फॉलोज सोडियम बाय ऑस्मोसिस, है ना, जहां जहां सोडियम वहां वहां वाटर भाई, तो वाटर भी अब्जॉर्ब हो जाएगा, विच हेल्प टू इंक्रीज, जैसे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन प्रमोट कराता है सिक्रेशन ऑफ या फिर एलिमिनेशन इन द यूरिन, पोटाशियम का एलिमिनेशन करा देगा यूरिन में, एंड हाइड्रोजन आयन इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। ओके, तो समझ आया एल्डोस्टेरोन ने क्या कराना है भाई? सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराना है। सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी आपका इसके साथ साथ रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, जेड डिस्क क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों? जेड डिस्क क्या होता है ना, तो स्केलेटल मसल्स की जो यूनिट होती है सार्कोमियर, है ना, तो सार्कोमियर का जब तुम स्ट्रक्चर पढ़ते हो, हमने पढ़ा है भाई हमारे एक्टिन और मायोसिन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, है ना, तो तुमने पढ़ रखे है भाई। देखो ये आपका जैसे तुम स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, तो देखो ये तुम्हारा है एक्टिन। ओके, और जो मायोसिन होता है मेरे बच्चों, मायोसिन जो होता है वो हमारा होता है एम से मायोसिन, एम से मोटा, ठीक है, मतलब कि ये थिक फिलामेंट होता है मायोसिन, और एक्टिन थिन फिलामेंट होता है। समझ आ गई ये बात तो हमें? ठीक है, देखो अब ये देखो, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये होता है तुम्हारा ए बैंड, ये जो होता है ये आई बैंड होता है। ओके, ये इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आई बैंड हो जाएगा। ठीक है, अब ए बैंड जो है इसमें क्या है तुम्हारा? देखो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों आ रहे हैं, लेकिन आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एक्टिन आ रहा है, मायोसिन नहीं आ रहा, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। ठीक है, और जो बीच में ना सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसमें बीच में क्या है? सिर्फ मायोसिन है ना, तो ये तुम्हारा होता है जेड जोन, मतलब जेड बैंड कुछ भी कह दो, और इसके सेंटर में जो लाइन जाएगी वो तुम्हारी एम लाइन होती है, और जो आई बैंड के सेंटर में लाइन जाती है दो, ये जेड लाइन होती है। दो जेड लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाता है? एक सार्कोमियर कहलाती है। ओके, ठीक है, तो तुम्हें क्या ही पूछा है? जेड डिस्क क्या रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है उसी को तुम सार्कोमियर कहते हो मेरे हिसाब से। तुम्हें अब तुम क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब देखो, रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन के सेंटर में तो तुम्हारा क्या था बच्चों? एक एम लाइन हमने ड्रॉ करी थी, दैट कंटेन प्रोटीन दैट होल्ड थिक फिलामेंट टुगेदर एट द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, है ना, तो तुम्हारा जो बीच में था सिर्फ जहाँ पर सिर्फ मायोसिन था, है ना, तो ये तो तुम्हारा क्या था? एच जोन था, इसके बीच में तो तुमने क्या लाइन ड्रॉ करी थी? एम लाइन थी, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या थिक फिलामेंट है ना, तो ये तो तुम्हारा रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन, तो एम लाइन हो गया, एम लाइन या फिर एम जोन जो भी कहो। फिर अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नैरो प्लेट शेप का रीजन होता है डेंस मटेरियल का, दैट सेपरेट करेगा एक सार्कोमियर को दूसरी सार्कोमियर से, इसी को ही तो मेरे बच्चों जेड डिस्क कहोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। नैरो रीजन इन द सेंटर ऑफ ईच ए बैंड, ए बैंड के सेंटर की बात हो रही है बच्चों, दैट कंटेन थिक फिलामेंट होते हैं, कोई भी थिन फिलामेंट नहीं होता। तो तुमने अभी जब स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, तो जैसे कि ये लाइन खींची थी, उसके बाद बीच में जो हमने ये एच लाइन, एच जोन जो खींचा था ना, एच जोन, तो एच बैंड, या फिर तो कह रहा है नैरो रीजन द सेंटर ऑफ ए बैंड दैट कंटेन थिक फिलामेंट, कोई भी थिन फिलामेंट नहीं होता, तो ये तुम्हारा एच जोन या फिर एच बैंड बोल दो। ओके, डार्क मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमियर दैट एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट एंड इंक्लूड दोज पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट दैट ओवरलैप थिक फिलामेंट, तो वही तुम्हारा जो ए बैंड होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन समझ आया, तुम्हारा ऑप्शन जो है 2 निकल के आया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जेड डिस्क रिप्रेजेंट करेगा नैरो प्लेट शेप रीजन ऑफ डेंस मटेरियल दैट सेपरेट करते हैं एक सार्कोमियर को दूसरे सार्कोमियर से, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, और इसके दूसरे ऑप्शंस को क्या बोलेंगे देख लो, रीजन द सेंटर ऑफ एच जोन दैट कंटेन
प्रोटीन होल्डिंग थिक फिलामेंट टुगेदर इज कॉल्ड, हमने देखा था एम लाइन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था। ओके, फिर क्या है, नैरो रीजन है सेंटर ऑफ ए बैंड दैट कंटेन ओनली थिक फिलामेंट एंड नो थिन फिलामेंट, तो वो एच जोन होगा, बिल्कुल सही है। कहते हैं डार्क मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमेल एक्सटेंडेड एंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट इंक्लूडिंग द ओवरलैपिंग थिन फिलामेंट, तो ये आपका ए बैंड हो गया। तो मेरे हिसाब से तुम इसको समझ पाए हो, है ना। नहीं समझ आए तो बता देना, अलग से वीडियो सेपरेट बना दूंगी। ओके, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब कि मेंटेन करना इंटरनल स्टेबिलिटी को। ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, अब तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन था, तुम्हें पता ही होगा स्मॉल वाली स्मॉल नहीं होती, लार्ज होती है, सबका हमें पता है। डायमीटर की वजह से उसको स्मॉल और लार्ज बोला है, बाकी लेंथ तो हमारी लार्ज की कम होती है, स्मॉल की ज़्यादा होती है, सब तुम्हें पता ही है ना। तो कह रहे लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्योडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तुम्हारे तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलोन और रेक्टम हम लोग पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर सिंपली ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ड्योडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जहाँ पर इनिशियल केमिकल डाइजेशन अकर होता है बच्चों। इलियम फाइनल लॉन्गेस्ट सेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहाँ पर मोस्ट रिमेनिंग न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन B12 बाइल एसिड्स अब्जॉर्ब होते हैं। ये कनेक्ट टू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है, सीकम से ये कनेक्ट होता है आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फाइनल पार्ट है, इलियम जो होता है, और वहां पर वोल्व होता है इलियोसिकल वोल्व, ठीक है। जोजिनम मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लोकेटेड बिटवीन ड्योडेनम एंड इलियम, जहां पर मोस्ट न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों। मोस्ट कह रहा है आउटर मोस्ट लेयर वॉल ऑफ द आई के आउटर लेयर में तुमने स्क्लेरा और कॉर्निया पढ़ा है ना बच्चों। तो रेटिना तो इनर मोस्ट है, फोटो सेंसिटिव होता है, जहां पर तुम्हारी इमेज बनती है बच्चों। स्क्लेरा जो होता है ये आउटर में आता है ना। कोरोइड सिलरी बॉडी आइरिस ये आपके मिडिल लेयर में आ रहे थे। तो यहाँ पर स्क्लेरा सिंपल हो गया। कोरोनल प्लेन डिवाइड करेगा बॉडी को किस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ्स में, अपर एंड लोअर हाफ्स में, क्रेनियल एंड कोडल एंड्स में, राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में। तो कोरोनल प्लेन बच्चों बॉडी को डिवाइड करता है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में। ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये प्लेन्स मैंने तुमको पढ़ा रखे हैं। तो कोरोनल प्लेन 3 प्लेन होते हैं बच्चों। एनाटॉमिकल प्लेन्स जो होते हैं हमारे प्राइमरी 3 होते हैं, सैजिटल, कोरोनल और ट्रांसवर्स होते हैं। सैजिटल जो होता है ये वर्टिकल प्लेन है जो बॉडी को डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट हाफ्स में। कोरोनल भी वर्टिकल प्लेन है, बट ये हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड करा, या फिर तुम इसको फ्रंट एंड बैक में बोल सकते हो, फिर वेंट्रल एंड डोर्सल बोल सकते हो। ओके, ट्रांसवर्स जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है बच्चों, हॉरिजॉन्टल जो बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करेगा, या फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर बोल सकते हो तुम। ओके, प्रोटीन इन्वॉल्व डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, तो भाई ऑक्सीटोसिन तो भाई हमारा नई हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन भी नहीं होगा। ग्लूटाथायोन तुम्हारा होता है यहाँ पर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट होता है, ट्राईपेप्टाइड होता है विच इज स्मॉल प्रोटीन या पेप्टाइड दैट इज कैपेबल ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज टू इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स कॉज्ड बाय सोर्स जैसे कि फ्री रेडिकल्स एंड हैवी मेटल्स। ओके, एवरेज डेली यूरिन आउटपुट ऑफ हेल्दी अडल्ट तुमने याद ही रखना पड़ेगा बच्चों कितना होता है, 800 से लेके 2000 ml, 800 से 2000 ml तक याद रखना। ओके, कह रहा स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब या ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट, जो पास होता है प्रॉक्सिमल, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास याद रखो, डी से डिस्टल, डी से दूर, है ना। जो दूर होगा स्ट्रक्चर जो नियर है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब या ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट, तो वो तो प्रॉक्सिमल हो गया, और जो फार्दर होगा दूर होगा वो डिस्टल होगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है। और वेंट्रल और डोर्सल क्या होते हैं बच्चों, देखो इस टाइप के टर्म्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं तुम्हारे, है ना, तुम्हें आने चाहिए। वेंट्रल का मतलब होता है फ्रंट या एंटीरियर साइड, डोर्सल का मतलब बैक या पोस्टीरियर साइड, डिस्टल मतलब दूर, ऑपोजिट ऑफ प्रॉक्सिमल, है ना, पोजीशन इन अ लिम्ब फार्दर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, है ना। और प्रोक्सिमल जो होता है वो स्ट्रक्चर नियर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। ओके, ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में हेल्प करेगा बताओ, हियरिंग में, बैलेंसिंग में, मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, फॉर्मेशन ऑफ वैक्स। भाई मैंने तुमको ईयर पढ़ा रखा है, अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो ईयर का वीडियो देख लेना। ईयर को बहुत ही बड़े तरीके से मैंने तुम्हें एमसीक्यूज के थ्रू समझाया है, बहुत अच्छा वीडियो है। ओके, तो ऑर्गन ऑफ कोटाई किस में हेल्प करेगा, इंटरनल ईयर में तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है कोक्लिया। इंटरनल ईयर में तुमने पढ़ा है भाई सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो
जो होती है और वेस्टिब्यूल्स, है ना, ये तो बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। कोक्लिया का काम हियरिंग का होता है ना, तो ऑर्गन ऑफ कोटाई वहीं पर कोक्लिया में ही होता है, तो इसका काम ना हियरिंग का होता है बच्चों, याद रखना। तुमने ऑप्शन एक तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ कोटाई कह रहे सेंसरी ऑर्गन होता है, हियरिंग के लिए लोकेटेड है कोक्लिया में, है ना, कोक्लिया जो इनर ईयर में होता है तुम्हारा, है ना। इट कंटेन स्पेशलाइज्ड हेयर सेल्स होती है इसमें, वो सेल्स क्या करती है बच्चों, साउंड वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही होती है, विच आर देन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन के पास ट्रांसमिट होगी बाय ऑडिटरी नर्व फॉर इंटरप्रिटेशन एज साउंड। ओके, बैलेंसिंग और मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम का काम हमारे ईयर में जो होती है, इंटरनल ईयर में ही सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। देखो दीज फंक्शंस आर प्राइमरी परफॉर्म बाय वेस्टिबुलर apparatus, जिसमें कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स, आर्टिकल सेक्यूल आते हैं जो इनर ईयर में होते हैं, लेकिन वो ऑर्गन ऑफ कोटाई से अलग है, क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोटाई कोक्लिया में, उसका काम हियरिंग का, इनका बैलेंसिंग का है। ओके, और ईयर वैक्स जो होता है ये ग्लैंड्स होती है एक्सटर्नल ईयर कैनाल्स में, वो प्रोड्यूस करती है ईयर वैक्स, जो सीरोमन भी कहते हैं। कह रहे फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेंट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम किस में है भाई, गोल्जी अपैरेटस का काम तो जो होता है प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं उनको मॉडिफाई करना, सोर्टिंग, पैकेजिंग का काम होता है, इसको एक तरीके से पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनते हैं इसमें, तो इसका तो वही काम है। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हो, इसमें ना पावरफुल डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बिल्कुल सही है यहाँ पर ऑप्शन 3। बाकी न्यूक्लियस तो भाई तुम्हारा जो है, जैसे कि एक क्वेश्चन था एक बार कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन का काम है, वैसे ही हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। ओके, तो यहाँ पर तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इनमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम्स बच्चों कह रहे हैं सेल्स का एक्ट एज सेल्स वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, है ना, ब्रेकिंग डाउन जो फॉरेन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन कराएंगे, बैक्टीरिया वायरस को, वॉर्न आउट सेल्स ऑर्गेनल्स एंड अदर सेलुलर डेब्रिस थ्रो प्रोसेस लाइक फैगोसाइटोसिस एंड ऑटोफैगी, है ना, तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी बॉडी जो होते हैं इनका काम क्या होता है, मॉडिफाई करना, सोर्ट करना, पैकेजिंग का प्रोटीन्स और लिपिड्स को। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हें पता है बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं, जनरेट करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। न्यूक्लियस भाई हमारा सेंटर, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, जहां पर भाई तुम्हारा डीएनए प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट है मेन फंक्शन राइबोसोम्स का, भाई राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं राइबोसोम्स को, प्रोटीन फैक्ट्री। तो तुम्हारा जो है स्टीरॉयड की सिंथेसिस नहीं होगी, वो तुम्हारी होती है एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ क्यों है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते, ये स्टीरॉयड की सिंथेसिस करा देगा, ठीक है। तो ये स्टीरॉयड की सिंथेसिस के लिए ऐसे स्टीरॉयड, ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद कर लो। ओके, प्रोटीन की सिंथेसिस का काम हमारा राइबोसोम्स का होता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम भाई तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया कर देगी, डीएनए का रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में हो ही जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। स्टीरॉयड की सिंथेसिस भाई हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देगा, डीएनए का रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में होना, या डीएनए का रेप्लिकेशन का मेरे बच्चों को पता ही है, डीएनए से डीएनए का जो बनता है उसी को तो हम डीएनए का रेप्लिकेशन बोलते हैं ना। नेक्स्ट, व्हाट डज द गोल्जी अपैरेटस किस में हेल्प करता है, अभी बताया बच्चों गोल्जी अपैरेटस किस में हेल्प करेगा, इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सेल डिवीजन में गोल्जी अपैरेटस हेल्प नहीं कर रहा। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है, डीएनए से आरएनए जो बन रहा है, ये भी आप तुम्हारे न्यूक्लियस में हो जाएगा, प्रोटीन का डिनेचुरेशन नहीं होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोल्जी अपैरेटस सॉर्ट एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स व्हिच आर देन डिस्पैच्ड टू वेरियस डेस्टिनेशंस इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉर सिक्रेशन आउटसाइड द सेल। ओके, लेयर इन द ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, तो लेयर इन द ब्लड वेसल की कौन सी लेयर है जो ब्लड को दूर लेके जा रही है, एंड कंटेन द स्क्वैमस एपिथेलियम भी प्रेजेंट है उसमें। तो बच्चों आर्टरीज होती है जो ब्लड को लेके जाती है। अब आर्टरीज की जो वो देखो, टूनिका इंटीमीडिया, एडवेंटिशिया, इंटीमा मीडिया या एक्सटर्ना, है ना, तो ये इंटिमा इनर वाली होती है ना, टूनिका इंटिमा, जिसमें कि तुम्हारा स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, से दूर लेके जाती है। जो आर्टरीज की वॉल होती है उनमें 3 लेयर होती है मेरे बच्चों, कौन कौन सी होती है, टूनिका इंटिमा जो कि अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर होती है, इसको इंटरना भी बोलते हैं, इनर मोस्ट लेयर होते हैं दैट लाइंस द ल्यूमन, है ना,
इसमें सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स होता है जिसे अब तुम एंडोथेलियम कहते हो, एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विद इलास्टिक फाइबर। ट्यूनिका मीडिया, जो मीडिया मतलब मिडल वाली लेयर होगी, प्राइमरीली बनी होती है किसकी, स्मूथ मसल्स इलास्टिक फाइबर्स की, जनरली थिकेस्ट लेयर होती है आर्टरीज में, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर थ्रू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया भी इसको बोलते हैं। आउटर लेयर जो होती है ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, कोलाजिनस एंड इलास्टिक फाइबर दैट एनकोर वेसल्स टू सराउंड टिश्यू। ओके, कह रहे सीक्वेंस ऑफ हार्ट रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है ना, हार्ट में जो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की सीक्वेंस होती है इसे ही तो हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं बच्चों। क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती है। ओके, बाकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है वो भी एक बार देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया। कार्डियक साइकिल में होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, है ना, तो इसमें होता है तुम्हारा ऑल्टरनेटिंग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन में हार्ट चैम्बर पंप ब्लड आउट और रिलैक्सेशन में हार्ट चैम्बर रिलैक्स एंड फिल द ब्लड। ओके, और हार्ट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ हार्ट बीट है कार्डियक साइकिल्स, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट है उसे हम हार्ट का रेट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय 1 वेंट्रिकल पर मिनट, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं 1 मिनट में, वो कार्डियक आउटपुट है। इसको कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करते हो बच्चों, कार्डियक आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, हार्ट रेट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे स्ट्रोक वॉल्यूम से। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। देखो बच्चों, कार्डियक आउटपुट है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय वेंट्रिकल पर मिनट, 1 मिनट में वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है, और एक हार्ट बीट के दौरान कितना ब्लड इजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल के थ्रू, वो तुम्हारा क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ओके, इसलिए क्या करा हमने, जो कार्डियक आउटपुट में हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करा स्ट्रोक वॉल्यूम से। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। ओके, डैश इज नॉट इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर जो पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि नॉट कह रहे पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता। देखो, कीमोट्रिप्सिनोजन होता है, इनएक्टिव ही होता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी प्रेजेंट होता है, जो कि भाई ये देखो ये जन लग जाए, जैसे ट्रिप्सिनोजन पेप्टाइडेज, ये प्रो लग जाए है ना, प्रोकार्बोक्सी, ये तुम्हारे इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स जो जाइमोजन होते हैं ना, ट्रिप्सिनोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन एंटीरोपेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। एंटीरोपेप्टाइडेज पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी तीनों पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। एंटीरोपेप्टाइडेज को एंटीरोकाइनेज भी कहते हो। ये कौन सिक्रेट करा है, इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग से सिक्रेट होता है, पैनक्रियास से सिक्रेट नहीं होता, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट नहीं होता है। ये एंटीरोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कराता है डिओडिनम में। ओके, और जो कीमोट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोक्सीपेप्टाइड एंड ट्रिप्सिनोजन, सारे के सारे इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर्स होते हैं जो पेनक्रियाज में प्रोड्यूस्ड होते हैं एंड सिक्रेटेड एज कंपोनेंट ऑफ, और पेनक्रियाटिक जूस में ये सिक्रेट होते हैं। ओके, नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड फॉर अडल्ट फीमेल के लिए बच्चों याद रख लोगे, क्या याद रखोगे तुम, 12 से 16 ग्राम पर DL बोल दो या फिर पर 100 ml ऑफ ब्लड बोल दो। ओके, 12 से 16 ग्राम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज जो है अडल्ट फीमेल के लिए जो होती है 12 से 16 ग्राम पर DL होती है ना, जो विच इज़ इक्वल टू ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, और ठीक है, फीमेल के लिए 12 से 16 हो गया, और मेल्स के लिए 14 to 18 ग्राम पर DL याद रखना। एडिसन डिजीज इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन फ्रॉम विच ग्लैंड, तो एडिसन्स डिजीज को एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं, तो कौन सी ग्लैंड की हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है इसमें, तो पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड नहीं इन्वॉल्व होते, तुम्हारी एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व होती है बच्चों, है ना। एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि तुम्हारा एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। एडिशन डिजीज को तुम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी भी कहते हो, तो इसमें होता है रेयर, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है, डैमेज हो जाता है आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो कि तुम्हारा आउटर पार्ट तुमने कोर्टेक्स पढ़ा, इनर मेडुला होता है, तो आउटर जो कोर्टेक्स होता है, एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है
उसमें डैमेज हो जाता है, जिससे क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइटल स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे कि तुम्हारा एल्डोस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया। ओके, फॉलोइंग टेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट अनीमिया। तो अनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करेक्ट है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बच्चों नहीं होगा, क्रिएटिनिन भी नहीं होगा, यूरिक एसिड भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 तुम्हारा कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज द मेजर कॉमन कोज है हाइपर कैल्सीमिया। कैल्शियम ज़्यादा कैसे होगा, विटामिन के इंटॉक्सिकेशन से, थायरोटॉक्सिकोसिस से, प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म या मल्टीपल माइलोमा। भाई पैराथायरोड ग्लैंड क्या करती है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाती है ना बच्चों, तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म में ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। पीएच ह्यूमन ब्लड का तुमने क्या याद किया हुआ है, 7.35 से लेके 7.45। ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ पैथोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ टिश्यूज की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी में होगी क्या, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या एनाटॉमिकल पैथोलॉजी में करेंगे हम क्या, टिश्यूज का स्टडी। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट है। भाई ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए, क्योंकि बच्चों अभी रिसेंटली इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई डेफिनेशन पूछ लेता है, जैसे कि दे रखे तुम्हें ये किसकी है, माइक्रोबायोलॉजी की है, बायोकेमिस्ट्री की भी पूछी गई थी अभी, है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या करते हो बच्चों, तुम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हो, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, है ना, जो इन्फेक्शन डिजीज कोज कराते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री को केमिकल पैथोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस एंड केमिकल कॉम्पोनेंट्स, प्रोटीन, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी फ्लूइड्स, डायग्नोज कंडीशंस लाइक डायबिटीज और किडनी डिजीज। ओके, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, इसमें यही होता है हमारा लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे कि ब्लड, यूरिन, सेरेब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड टू डायग्नोज डिजीज। ओके, तो ये तुम्हारा क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी जो होता है, इसमें स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक बायोकेमिकल, इम्यूनोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिपोज टिश्यू किसका टाइप है, नर्वस, मस्कुलर, कनेक्टिव या एपिथेलियल। सिंपल से भाई, कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा ब्लड, एडिपोज टिश्यू, ये सब तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कराएगा रिलीज ऑफ मिल्क। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में तुमको 2 बता रखे हैं, एक तो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा तुम्हारा वैसोप्रेसिन होता है ना बच्चों। तो मिल्क से रिलेशन तो तुम्हारा ऑक्सीटोसिन का ही है, तो आंसर तो क्या बन गया, ऑप्शन 4 ऑक्सीटोसिन बन गया, है ना। तो मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि मिल्क के सिक्रेशन के लिए तुम्हारा प्रोलैक्टिन होता है, याद रखना है ना। मिल्क को सिक्रेट करने का काम जो है प्रोलैक्टिन का है, मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑक्सीटोसिन जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलैक्टिन के बारे में लिखा हुआ है, इनिशिएट मिल्क का प्रोडक्शन इनिशिएट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है हमारे प्रोलैक्टिन को, ऑक्सीटोसिन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन हमें पता है जो मिल्क के इंजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसोप्रेसिन तुम्हें पता है एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है बच्चों, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी में, है ना। और इंसुलिन भाई हमारे पैनक्रियाज में आइलेट लैंगरहैंस की बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल रेगुलेट करके रखता है। ओके, इनर जोन ऑफ किडनी, है ना, तो इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर कोर्टेक्स होता है रीनल मेडुला। करेक्ट कर दोगे आप यहाँ पर, ऑप्शन 1 इनवॉल्यूंट्री है बच्चों, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स है, मतलब कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, मतलब कि स्मूथ है, ये स्मूथ मसल्स ही हमारी इनवॉल्यूंट्री भी होती है। तो स्मूथ मसल्स हो गया तुम्हारा, ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया। कार्डियक मसल्स भी इनवॉल्यूंट्री होते हैं, लेकिन इनमें जो होती है स्ट्रिएशंस होती है ना। स्ट्राइप्ड जो स्ट्रिएटेड को ही स्ट्राइप्ड बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारी क्या होती है, वॉल्यूंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा स्मूथ मसल्स हो गया, स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड स्पिंडल शेप, नो स्ट्रिएशंस, स्मूथ है, कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं है, इनवॉल्यूंट्री है। कार्डियक मसल्स में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच्ड होती है, सिलिंड्रिकल स्ट्रिएटेड होती है बच्चों ये, और इनवॉल्यूंट्री होती है। स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, अनब्रांच्ड सिलिंड्रिकल होती है, स्ट्रिएटेड होती है, वॉल्यूंट्री होती है। ओके, नेक्स्ट विंसेंट इन्फेक्शन को और क्या होगा, अदरवाइज नोन एज ओरल कैंडिडियासिस, एंगुलर चिलाइटिस, एपैथस स्टोमेटाइटिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस। तो विंसेंट इन्फेक्शन को हम अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस भी कहते हैं बच्चों, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विंसेंट इन्फेक्शन को हम अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस कहते हैं, स्पेशली एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस या ANUG। ओके, तो विंसेंट इन्फेक्शन में क्या होता है, दिस इज ट्रेंच माउथ प्रोग्रेसिव पेनफुल इन्फेक्शन होता है with ulceration, swelling and slogging of the dead tissue from the mouth and throat due to spread of infection from the gum. Okay, dash present in loose connective tissues produce
हिपैरिन प्रोड्यूस करते हैं? तो फैट सेल्स, फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल या मैक्रोफेजेस। तो हमारे मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हिपैरिन को प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। हिपैरिन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है हिपैरिन तुम्हारा जो होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मास्ट सेल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। मास्ट सेल स्पेशलाइज सेल्स होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में होती है, जो स्टोर करती है, रिलीज करते हैं हिपैरिन को, जो कि हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है। फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हो। ये सेल्स क्या करती है? लूज कनेक्टिव टिश्यूज में होती है, फैट को स्टोर करती है। फाइब्रोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कोलाजन को प्रोड्यूस करती है और अदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कॉम्पोनेंट्स को। मैक्रोफेजेस का काम फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। फैगोसाइटिक सेल्स होती है, एनगल्फ करेगी डेब्रिस को, फॉरेन मटेरियल्स को, ऑल्सो प्ले अ रोल इन इन्फ्लामेशन। ओके, फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन कितनी बार पूछ लिया। तो प्रोटीन का पैकेजिंग में ही इनका फंक्शन है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो तुम्हारा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। राइबोसोम्स भाई तुम जो होते हैं हमारे राइबोसोम्स की सिंथेसिस होगी, बाकी आरएनए का रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है, प्रोटीन का पैकेजिंग। ओके, हार्मोन और केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन सिक्रेट करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स, ब्लड वेसल्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशंस को ही तो तुम क्या कहते हो? हार्मोन्स कहते हो। डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनमें डक्ट नहीं होते। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होते हैं ना, इनमें प्रेजेंट होते हैं डक्ट, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प डिटेल सेंट्रल विजन एंड कलर विजन इन द आई। कॉर्निया, रेटिना, रोड एंड कोन्स, है ना। तो कलर के लिए तुम्हारी कोन्स होती है बच्चों, कोन्स सेल्स होती है। रोड एंड कोन्स सेल्स तुमने पढ़ी है, तो कलर के लिए कोन्स हो जाएंगी। कौन सी सेल्स मोस्ट सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के लिए? क्लस्टर्ड इन द मैक्यूला एंड फोविया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना में। दैट इज वाई दे आर क्रूशियल फॉर सीइंग फाइन डिटेल एंड डिस्टिंग्विशिंग कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कॉन्स, है ना। रोड्स मोर न्यूमरस देन कॉन्स, रिस्पॉन्सिबल है डिम लाइट में देखने के लिए और पेरिफेरल विजन के लिए। कॉर्निया हमें पता ही है, आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है। ओके, ट्रांसपेरेंट लेयर दैट रिफ्रैक्ट लाइट। ओके, रेटिना इनर मोस्ट पार्ट होता है आई का, लेयर एट द बैक ऑफ योर आई। इसमें हमारे रोड और कोन सेल प्रेजेंट होते हैं। ये कोन्स होती है रेटिना में, जो स्पेशली परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ शार्प डिटेल सेंट्रल कलर विजन के लिए। ओके, बाकी रेटिना जो है इनर मोस्ट पार्ट है, बैक ऑफ योर आई में प्रेजेंट है, इमेज फॉर्मेशन होती है, फोटो सेंसिटिव भी होता है ये। ओके, फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम स्टोर करेगा यूरिन को अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड। तो यूरिन को स्टोर करके रखने का काम होता है यूरिनरी ब्लैडर का होता है बच्चों, है ना। तुमने पढ़ा भाई, तुम्हारी देखो किडनी है हमारी, है ना। किडनी के ऊपर तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड रखी हुई है, सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हो। ये यूरिटर आए यहाँ से, ठीक है, ये ब्लैडर है, यूरिन स्टोर होगा, यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन जो है बाहर जाता है। ओके, तो ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। तो ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। ओके, तो ब्लैडर होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट होल्ड यूरिन बिफोर इट इज एलिमिनेटेड। ओके, यूरिथ्रा जो होता है ट्यूब थ्रू विच यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिटर क्या होता है? ट्यूब होता है, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है यूरिन को फ्रॉम ईच किडनी टू द ब्लैडर। किडनी तो भाई फिल्टर करना है ब्लड को, जिससे कि यूरिन बनेगा, है ना। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का काम तुम्हारी प्लेटलेट्स कर रही होती है बच्चों, इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बस मतलब क्लोट, है ना। तो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आता है। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है इनको। डब्ल्यूबीसी भाई इन्फेक्शंस जो है ये फाइट करती है, सोल्जर सेल्स भी इनको बोलते हैं, है ना। प्लेटलेट्स ने ब्लड की क्लोटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, सिंपल सा। कंडीशन ऑफ डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोब्लास्ट, पेलिग्रा। तो ये ओस्टियोपोरोसिस में जो है बोन का मास डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 2, ओस्टियोब्लास्ट नहीं होता ये। ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा 2 करेक्ट होगा। ओके बच्चों, यहाँ पर होगा 2, बी लिख लो। कह रहा रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस इज ऑल्सो नोन एज। तो डक्टस आर्टेरियोसिस के जो रेमनेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मिट्रल वोल्व कहोगे, कोडी टेंडिनी कहोगे, लिगामेंटम आर्टेरियोसिस, ट्रेबिक्यूली कार्नी। तो डक्टस आर्टेरियोसिस के जो रेमनेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस बोलते हैं बच्चों,
ठीक है, ऑप्शन 3 कह रहे रेमनेंट ऑफ डक्टल आर्टेरियोसस को लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड द लिगामेंट ऑफ बोटेलो या हार्वे लिगामेंट। ये कनेक्ट करता है पल्मनरी आर्टरीज को, ओर्टा से कनेक्ट कर रहा है भाई, ओर्टा को जो है पल्मनरी आर्टरी से कनेक्ट करने का काम है। डक्टल आर्टेरियोसस हमारा फीटल ब्लड वेसल होता है दैट अलो ब्लड टू बाईपास द लंग्स। ओके, आफ्टर बर्थ के बाद में क्या होता है, डक्टल आर्टेरियोसस नॉर्मली कॉन्स्ट्रिक्ट होके क्लोज हो जाता है विद इन फ्यू डेज टू वीक्स, है ना, और क्या बन जाएगा, लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाएगा वो। अगर डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज नहीं हुआ बच्चों, इफ इट फेल्स टू क्लोज, इसे हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहेंगे, है ना, जो क्या होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या हो गया, हमारा डक्टस आर्टेरियोसस जो बच्चे का था, फिटस का था, जिसको कॉन्स्ट्रिक्ट होना था, क्लोज होना था, वो नहीं हुआ, तो उसे क्या कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट द डैश इज द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन अपर लिम्ब, अपर लिम्ब की बात हो रही है भाई, डिफाइन द आर्म्स, है ना, लॉन्गेस्ट स्ट्रोंगेस्ट देख के फीमर मत कर देना, अभी तुमसे फीमर नहीं पूछी, अपर लिम्ब की बात हो रही है, हाथ की बात कर रहे हैं, तो क्लेविकल नहीं होगा भाई, क्लेविकल, कार्पल, स्कैपुला या ह्यूमरस, तो यहाँ पर तुम्हारी ह्यूमरस होगी, अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं, ह्यूमरस होगा। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन अपर लिम्ब का एंड डिफाइंस द आर्म, दिस इज ह्यूमरस। ओके, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट है। सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस टेक प्लेस इन द, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटोगोनियम, देखो गोनियम स्पर्मेटोगोनियम में तुम्हारा जो होता है मियोसिस नहीं होता, तो मियोसिस होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सेल डिवीजन थ्रू मियोसिस टेक प्लेस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, जिससे क्या बनेंगे, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उनमें दोबारा मियोटिक डिवीजन होगा, उससे स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ओके, कह रहा है साल्पिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ, लैरिंग्स का तो लैरिंजाइटिस होता, थाइमस या कोलोन का नहीं होता, ये फैलोपियन ट्यूब्स के इन्फ्लामेशन को कहोगे तुम साल्पिंजाइटिस। ओके, फैलोपियन ट्यूब्स का इन्फ्लामेशन को कहा जाएगा लैरिंजाइटिस, लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन ITS, देखो जब तुम्हारा जो भी टर्म ऐसे लैरिंग्स है तो इनके आगे ITIS, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, है ना, कोलाइटिस मतलब कोलोन का इन्फ्लामेशन। ओके, एंजाइम कंटेनिंग इंटेस्टिनल सिक्रेशन में, तो देखो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, ट्रिप्सिनोजन, एंटीरोकाइनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स, रेनिन, सिर्फ एक ऑप्शन अलग है, बाकी वही क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों के। तो अभी देखा था इंटेस्टिनल सिक्रेशन में तुम्हारा एंटीरोकाइनेज था बच्चों, एंटीरोकाइनेज, बाकी ट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स जो है ये नहीं होते, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एंटीरोकाइनेज जो कि पेप्टाइडेज है, ये एंजाइम इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट होता है, जिसको तुम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हो, इंटेस्टिनल जूस को, सिक्रेटेड बाय म्यूकोसा ऑफ डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना उसका पार्ट है डियोडिनम, तो वहां पर म्यूकोसा से सिक्रेट होता है, ये तुम्हारा सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टिनल जूस, जिसमें हमारा एंटीरोकाइनेज या एंटीरोपेप्टाइडेज प्रेजेंट है। फंक्शन ऑफ रीनल हार्मोन एल्डोस्टेरोन ऑन रीनल ट्यूबुल, देखो फिर से अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एल्डोस्टेरोन का, तो हमने अभी बात करा एल्डोस्टेरोन के बारे में, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा था बच्चों, जिससे वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता, ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ रहा था, है ना, तो क्या करा, स्टिमुलेट कराया, क्या है ये बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम को तो एक्सक्रीशन करा रहा था बच्चों, ये रीअब्जॉर्ब नहीं करा रहा, सिक्रेशन करा रहा था उसका, है ना, स्टिमुलेट करा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स, है ना, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। देखो जो क्वेश्चन था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी, एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन दैट प्राइमरी फंक्शन टू प्रमोट रीअब्जॉर्प्शन कराता है बच्चों सोडियम का किडनी में, विच लीड्स टू रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी वाइल ऑल्सो कॉजिंग एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, है ना। एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूबुल्स की सेल्स पे काम करता है, कौन सी, स्पेशली डिसिटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, है ना बच्चों, तो यही तुमसे पूछा है, इंक्रीज कराएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द यूरिन बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, वाटर फॉलो सोडियम बाय ऑस्मोसिस विच हेल्प टू इंक्रीज ब्लड का वॉल्यूम एंड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, और ये पोटाशियम जो है उसका सिक्रेशन कराता है, एलिमिनेशन इन द यूरिन। ओके,
आप देखो 15/15 रूल इज अप्लाइड फॉर द मैनेजमेंट, किसके लिए है ये? हाइपोग्लाइसीमिया के लिए है, हाइपरटेंशन, अरिथमिया, आर्थराइटिस। तो ये ना हाइपोग्लाइसीमिया के लिए होता है, जब ये ग्लूकोज कम हो जाएगा तो एक रूल है 15/15 रूल, इसको अप्लाई करना होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन ए कह रहे 15/15 रूल जो होता है वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है, रिकमेंडेड बाय अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन फॉर मैनेजिंग माइल्ड टू मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल होगा टिपिकली बिलो 70 mg/dl। ओके, इस रूल में क्या होता है बच्चों, क्या अगर हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या करना है, 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है, जैसे कि ग्लूकोज की टैबलेट, फ्रूट जूस या रेगुलर सोडा, है ना। 15 मिनट के लिए वेट करना है, दोबारा से रीचेक करना है ब्लड का शुगर लेवल। अगर शुगर लेवल अभी भी 70 mg/dl से बिलो है, मतलब अभी भी हाइपोग्लाइसेमिया है, तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे अनदर 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ में। ओके, स्ट्रक्चर इन द यूरिनरी सिस्टम थ्रू विच यूरिन डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड द बॉडीज था। तो ये क्वेश्चन देखो, अभी मैंने तुमको एक्सप्लेन करा था कि भाई स्टोर होता है ब्लैडर में, वहां पर सारी बात बताई थी, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो यूरिन डिस्चार्ज हो रहा था यूरिथ्रा के थ्रू, है ना, और अभी यूरिटर वाला भी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये होता है आपका यूरिथ्रा, जो ऑप्शन बी है। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन डिस्चार्ज होता है यूरिथ्रा के थ्रू होता है। ओके, नेफ्रॉन तो हमारे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, जो बोमन, तुमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, बोमन कैप्सूल जो होता है ना, यहाँ पर जो हमारे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ग्लोमेरुलस, है ना। यूरिटर जो ट्यूब होती है जो किडनी से ब्लैडर के पास यूरिन को लेके आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा यूरिथ्रा करेक्ट है। तो ये बात हम अभी देख चुके हैं, ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर करेगा, यूरिथ्रा जो यूरिन लीव्स फ्रॉम द बॉडी यूरिनेशन यूरिथ्रा के थ्रू, यूरिटर यूरिन को लेके आएगा किडनी से ब्लैडर के पास, किडनी जो तो इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन को बनाना। ओके, विच प्रोटीन प्रेजेंट है इरिथ्रोसाइट्स में हेल्प करेगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। देखो ये भी हमने पढ़ा भी, है ना। तो ब्लड की सेल्स आपको पता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसीज में जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ओके, कोलाजन मायोग्लोबिन एक्टिन नहीं होगा, तुम्हारा हीमोग्लोबिन होता है। विच प्रोटीन प्रेजेंट है आरबीसीज मतलब इरिथ्रोसाइट्स में, जो हेल्प करेगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन होती है बच्चों, ऑप्शन बी। इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात हो रही है, ईच अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ डैश कार्पल बोन, है ना। भाई देखो तुम्हारी जैसे कि तुम्हारे अपर लिम्ब में कार्पल है, वैसे लोअर लिम्ब में टार्सल होती है ना। तो कार्पल 8 होती है बच्चों, टार्सल 7 होती है। देखो ये 7 इससे मिलता जुलता लग रहा है ना, टार्सल को ऐसे 7 भी बता सकते हो, है ना। और एक कार्पल जो है ये तुम्हारी 8 है, याद रखना, ठीक है। 5, 8, 1 या 14, तो 8 होती है तुम्हारी कार्पल, और टार्सल पूछे तो 7 होती है, जो कि लोअर लिम्ब वाली है तुम्हारी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। द डैश वेन ड्रेन ब्लड फ्रॉम स्टमक एंड डिस्टल एंड ऑफ द ईसोफेगस। देखो स्टमक से आप ये ड्रेन कर रही है ब्लड को, और डिस्टल एंड ऑफ ईसोफेगस देन ज्वाइन करेगी पोर्टल वेन में जाकर जुड़ जाएगी। मिजेंट्रिक है, स्प्लेनिक, सिस्टिस या गैस्ट्रिक। तो ये गैस्ट्रिक होती है। कौन सी वेन है बच्चों, गैस्ट्रिक वेन होती है। कौन सी गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, जिसको कोरोनरी वेन भी कहती है, कहते हैं। ये ड्रेन करती है ब्लड को फ्रॉम द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड द डिस्टल या लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, ज्वाइन हो जाएगी पोर्टल वेन में डायरेक्टली जाके। ओके, मेजर साइट ऑफ सीरोटोनिन की बायोसिंथेसिस मैमल्स में कहाँ होती है। सीरोटोनिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो पढ़ते हो ना तुम बच्चों, 5-HT हमारा जो होता है यही तो होता है सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन की हमने पढ़ा एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स तुमने पढ़ रखी है सीरोटोनिन की सिंथेसिस के लिए ना। तो यहाँ पर देखो इंटेस्टिनल सेल्स, प्लेटलेट्स, ब्रेन या लीवर, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा इंटेस्टिनल सेल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो सीरोटोनिन कह रहे हैं वाइल द ब्रेन इज ए सिग्निफिकेंट साइट फॉर सीरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए, वास्ट वैरायटी ऑफ द बॉडीज सीरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड इन द एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ओके, these cells lining the intestine produce serotonin which then play important role in regulating digestion, motility and other gut functions. Okay, now which pituitary tumor is most commonly associated with amenorrhea, infertility and sometimes galactorrhea भी हो जाएगा। बताओ कौन सा पिट्यूटरी ट्यूमर है ये। करेक्ट, कोर्टिकोट्रोफिक एडिनोमा है, प्रोलैक्टिनोमा है, गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा है, या सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा होता है। तो ये होता है भाई तुम्हारा प्रोलैक्टिनोमा होता है ना। ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रोलैक्टिनोमा
हो जाएगा। कह रहे प्रोलैक्टिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप का हार्मोन सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा एंड एलिवेट, इसमें क्या होता है प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है बच्चों, कैन इंटरफेयर विद मेंस्ट्रुअल साइकिल लीडिंग टू एमिनोरिया, डिसरप्ट फर्टिलिटी एंड कोज मिल्की निपल डिस्चार्ज गैलेक्टोरिया इन बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, कोर्टिकोट्रोपिक एडिनोमा में क्या होता है, ये ट्यूमर प्राइमरली सिगरेट एसीटीएच को सिगरेट करते हैं लीडिंग टू कशिंग सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय सिम्टम जैसे वेट गेन, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, और गोनाडोट्रोपिक एडिनोमा में क्या होता है, ये ट्यूमर सिक्रेट करते हैं हार्मोन दैट स्टिमुलेट गोनेट्स, ओवरीज इन वुमेन्स और टेस्टिस इन मैन, इनको स्टिमुलेट करेंगे। ओवर प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन कैन लीड टू कंडीशंस जैसे कि प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और अर्ली मेनोपॉज। ओके, सोमैटोट्रोपिक एडिनोमा में क्या होता है, ये ट्यूमर सिक्रेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को लीडिंग टू एक्रोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ हैंड, फीट एंड फेशियल फीचर्स। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।